नमस्कार साथियों, लाइब्रेरी ज्ञान पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप लोग फर्स्ट पार्ट नहीं देखे होंगे अगर एमपी सेट 2022 का, तो एक बार ज़रूर डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद आइएगा पार्ट 2 में। हमने पार्ट 1 में 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं। अर्थात लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के जो 100 क्वेश्चंस होते हैं उनमें से 50 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। सेकंड पार्ट में 101 से लेकर 150 तक के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 101, स्ट्रेटजी टू ट्रांसफर नेगेटिव एटीट्यूड्स इनटू पॉजिटिव एटीट्यूड्स अबाउट लाइब्रेरी सर्विस इज नोन एज। पुस्तकालय सेवाओं में नकारात्मक दृष्टिकोण को सकारात्मक दृष्टिकोण में बदलने की रणनीति को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए प्रोडक्ट प्रमोशंस, ऑप्शन बी कस्टमर केयर, ऑप्शन सी इनडायरेक्ट मार्केटिंग, ऑप्शन डी डायरेक्ट मार्केटिंग। तो इसका सही आंसर होगा इनडायरेक्ट मार्केटिंग। हिंदी में देखें तो उत्पाद प्रचार, ऑप्शन बी ग्राहक देखभाल, ऑप्शन सी अप्रत्यक्ष विपणन, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष विपणन। ठीक है, आगे चलते हैं। 102 102 नंबर का क्वेश्चन, स्वॉट एनालिसिस कैन बी कंडक्टेड इन। स्वॉट विश्लेषण किया जाता है। ऑप्शन ए इनफॉर्मल सेशन, ऑप्शन बी पार्टिसिपेशन सेशन, ऑप्शन सी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में ऑप्शन ए अनौपचारिक सत्र में, सहभागी सत्र में, बौद्धिक सत्र में और उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त में सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 103 नंबर का क्वेश्चन, पुस्तक चयन के तीन कारक पुस्तक पाठक एवं संसाधन है, या किसने कहा था? 3 फैक्टर्स फॉर बुक सेलेक्शन आर बुक्स, रीडर एंड रिसोर्स गिवन बाय। ऑप्शन ए डॉक्टर SR रंगनाथन, ऑप्शन बी FKW ड्रूरी, ऑप्शन सी मेलविल डेवे, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। पुस्तक चयन के 3 कारक पुस्तक पाठक एवं संसाधन है, या किसने कहा था? SR रंगनाथन जी ने, कि FKW ड्रूरी ने, मेलविल डेवी ने और उपयुक्त सभी। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 4 में से किसने कहा था ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो इसका सही आंसर है FKW ड्रूरी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टू प्रोवाइड राइट बुक टू द राइट यूजर टू द राइट टाइम, ये कोटेशन भी सुने होंगे आप। बुक चयन सिद्धांत फ्रांसिस ड्रूरी कब दिए हैं? फ्रांसिस KW ड्रूरी इनका पूरा नाम है। ये 1930 में 1930 में दिए थे। किसको दिए थे भाई? ये बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल। तो इसका सही आंसर है FKW ड्रूरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 104 नंबर 104 नंबर का क्वेश्चन, एक्सेलरेटर्स ऑफ चेंज मैनेजमेंट आर। ऑप्शन ए टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी सोसाइटी, ऑप्शन सी यूजर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। परिवर्तन प्रबंधन के उत्प्रेरक हैं। ऑप्शन ए तकनीकी, ऑप्शन बी समाज, ऑप्शन सी उपयोगकर्ता, ऑप्शन डी ये सभी। तो ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। ये सभी जो हैं क्या है? परिवर्तन प्रबंधन के उत्प्रेरक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 105 नंबर का क्वेश्चन, मैस्लो का प्रेरणा सिद्धांत आधारित है। मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन। ऑप्शन ए एक्सपेक्टेंसी बैलेंस, ऑप्शन बी हायरार्की ऑफ नीड्स, ऑप्शन सी फ्रस्ट्रेशंस, ऑप्शन डी टारगेट ओरिएंटेड। ऑप्शन ए अपेक्षा बैलेंस, ऑप्शन बी आवश्यकताओं का सोपान, ऑप्शन सी निराशा, ऑप्शन डी लक्ष्योन्मुखी। तो इसका आंसर क्या है? आवश्यकताओं का सोपान, है ना। हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी किसने दिया? एक तरह से आप जानते होंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अब्राहम मैस्लो। ठीक है, मैंने कुछ ट्रिक भी बताया है कि हर मसलों को हल करने के लिए एक हायरार्की की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106, पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए बनाए गए पुस्तकालय भवन को कहा जाता है? इंग्लिश में सुन लीजिए, अ लाइब्रेरी बिल्डिंग टेकिंग इनटू अकाउंट द एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी इज कॉल्ड। ऑप्शन ए इंडिपेंडेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग, ऑप्शन बी ग्रीन लाइब्रेरी बिल्डिंग, ऑप्शन सी पब्लिक लाइब्रेरी बिल्डिंग, ऑप्शन डी एकेडमिक लाइब्रेरी बिल्डिंग। हिंदी में ऑप्शन ए स्वतंत्र पुस्तकालय भवन, ऑप्शन बी हरित पुस्तकालय भवन,
ऑप्शन सी सार्वजनिक पुस्तकालय भवन, ऑप्शन डी शैक्षणिक पुस्तकालय भवन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हरित पुस्तकालय भवन, जिसे इंग्लिश में ग्रीन लाइब्रेरी बिल्डिंग कहते हैं। कभी कभार देखे होंगे आप ग्रीन लाइब्रेरी बिल्डिंग से क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट एक तरह से डेफिनेशन लिखा हुआ है ग्रीन लाइब्रेरी बिल्डिंग का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 107 नंबर का क्वेश्चन। प्रबंधन वह शक्ति है जो किसी संगठन को पूर्व निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति में नेतृत्व, मार्गदर्शन और निर्देशन देता है। निम्न द्वारा कहा गया है। ये कोटेशन किसने कहा है? मैनेजमेंट इज द फोर्स विच लीड्स, गाइडेड्स एंड डायरेक्ट्स एन ऑर्गेनाइजेशन इन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्रेडेटरमाइंड ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय। किसने कहा था? ऑप्शन ए FW टेलर, ऑप्शन बी SR रंगनाथन, ऑप्शन सी J विलियम सुल्ज, ऑप्शन सी उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है J विलियम सुल्ज। ठीक है, 107 नंबर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 108 नंबर। प्रोग्राम बजटिंग इज ओरिजिनली प्रोपाउंडेड बाय ब्लैंक इन द ईयर ब्लैंक। कार्यक्रम बजट मूल रूप से किसके द्वारा किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन ए UGC कमेटी रिपोर्ट 1957, ऑप्शन बी हूवर कमीशन 1949, ऑप्शन सी कोथारी कमीशन 1964, ऑप्शन डी राधाकृष्णन कमीशन रिपोर्ट 1949। इसका सही आंसर क्या होगा? हूवर कमीशन 1949, हूवर कमीशन 1949 आंसर होगा। ठीक है, प्रोग्रामिंग बजटिंग इज ओरिजिनली प्रोपाउंडेड बाय हूवर कमीशंस इन द ईयर 1949। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 109 नंबर का क्वेश्चन, 109 नंबर का क्वेश्चन। बजट गतिविधियों का प्रदर्शन व्यय पर आधारित है और संचालन की दक्षता पर जोर देता है। ये किस बजट का डेफिनेशन है पूछा गया है। ब्लैंक है पहले, फिर बजट इज बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज एंड एम्फेसिस ऑन एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। ऑप्शन ई PPBS, ऑप्शन बी परफॉर्मेंस बजटिंग, ऑप्शन सी जीरो बेस्ड बजटिंग, ऑप्शन डी फॉर्मूला बजट। तो इसका सही आंसर है परफॉर्मेंस बजटिंग। प्रदर्शन बजट जो है, बजट गतिविधियों का प्रदर्शन व्यय पर आधारित है और संचालन की दक्षता पर जोर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 110 नंबर का क्वेश्चन। 6 सिग्मा इज टू अचीव हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस फॉर बोथ प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफरिंग। 6 सिग्मा उत्पाद और सेवा प्रदाय दोनों के लिए उच्च स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने के लिए है। ऑप्शन ए दर्शन, ऑप्शन बी माप, ऑप्शन सी पद्धति, ऑप्शन फोर्थ जो है डी प्रक्रिया। इंग्लिश में फिलोसॉफी, मेजर, मेथोडोलॉजी, प्रोसेस। ये देखिए कूट वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं वो टिक करना है। ठीक है, तो 6 सिग्मा उत्पाद और सेवा प्रदाय दोनों के उच्च स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने के लिए पहला तो दर्शन जरूरी है, दूसरा माप जरूरी है और तीसरा मेथोडोलॉजी जरूरी है। इंग्लिश में 6 सिग्मा इज टू अचीव लिखा है ऊपर, 6 सिग्मा टू अचीव हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस फॉर बोथ प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफरिंग। एक तो फिलोसॉफी है, दूसरा मेजर है और तीसरा मेथोडोलॉजी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिसमें ये तीनों हो। ये तीनों किस में है? ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 111 नंबर का क्वेश्चन। नियमों का एक समुच्चय जो डेटा संप्रेषण का समन्वय करता है उसे किस नाम से जाना जाता है? What is called the set of rules that coordinate the exchange of information? Option A protocol, option B software, option C modem, option D URL। तो इसका सही आंसर क्या है? What is the call द सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल एक लाइन बस याद रखिए, है ना। ये क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल का डेफिनेशन ही है सेट ऑफ रूल्स, है ना। तो प्रोटोकॉल का डेफिनेशन है, यहाँ पूछा गया व्हाट इज कॉल्ड द सेट ऑफ रूल दैट कोऑर्डिनेट एंड एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो प्रोटोकॉल के थ्रू इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होता है। अब बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, प्रोटोकॉल आपको याद होना चाहिए जिससे आप कम से कम कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल को याद रखेंगे। जैसे UDP है, HTTP है ना। ये सब प्रोटोकॉल आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाके आप क्या करेंगे, अच्छे से अच्छा ये क्वेश्चन शॉर्टकट जो होता है वो हल कर पाएंगे। ठीक है, 112 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न से कौन सा स्विचिंग सिस्टम नहीं है? विच वन
ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्विचिंग सिस्टम। देखिए सिलेबस अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो हम लोग 3 ही स्विचिंग सिस्टम पढ़ते हैं। कौन कौन से स्विचिंग सिस्टम पढ़ते हैं? तो पैकेट स्विचिंग सिस्टम, सर्किट स्विचिंग सिस्टम और मैसेज स्विचिंग सिस्टम, है ना। इसमें 3 को अलग कर लीजिए तो 3 स्विचिंग सिस्टम है। और क्या पूछा है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा स्विचिंग सिस्टम नहीं है? ये 3 है, पैकेट, सर्किट और मैसेज। रूटर नहीं है ना, राउटर जो है वो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 113 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन का घटक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ अ सर्च इंजन? ऑप्शन ए स्पाइडर, ऑप्शन बी इंडेक्स, ऑप्शन सी सर्च ऑफ रिट्राइवल मैकेनिज्म, ऑप्शन डी नेचुरल लैंग्वेज टेक्निक। 4 ऑप्शन है हमारे समक्ष, चारों में से एक आंसर है, आपको पहचानना है। तो नेचुरल लैंग्वेज टेक्निक जो है वो क्या है? सर्च इंजन का घटक नहीं है। बाकी सब सर्च इंजन के क्या हैं? कंपोनेंट्स हैं। तो सर्च इंजन का भी एक टॉपिक है हमारे पास, वो भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन है, कौन सा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 114 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए फोर्ट्रॉन, ऑप्शन बी कोबोल, ऑप्शन सी C++, ऑप्शन डी आस्की, है ना। तो आस्की नहीं है, पता होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है, पता होगा इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, है ना। ये आप लोग आस्की कोड के बारे में पढ़े होंगे। बाकी तीनों तो लैंग्वेज है, तो क्या नहीं है वो पूछा है। टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 115, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय गूगल फॉर मोबाइल फ़ोन? मोबाइल फ़ोन के लिए गूगल द्वारा विकसित कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन ए ओपेरा, ऑप्शन बी एप्पल, ऑप्शन सी एंड्रॉयड, ऑप्शन डी गूगल फोन। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है। बात बोला गया है विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय गूगल, गूगल ने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया है, किसके लिए? मोबाइल के लिए। तो सबसे पहले तो ओपेरा एक ब्राउज़र है, तो इसका कहानी ख़त्म। एप्पल एक कंपनी है, कहानी ख़त्म, है ना। गूगल फ़ोन जो है ये एक फ़ोन कंपनी, ये भी फ़ोन है ना। और ये एंड्रॉयड जो है ये एक ही सॉफ्टवेयर है, बाकी कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। आप लोग को थोड़ा सा ज्ञान भी होना चाहिए, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया? गूगल के द्वारा बनाया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 116 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सूचना की उच्चतम इकाई है? कौन सा सूचना की उच्चतम इकाई है, ये हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर दिया है केवी अर्थात किलोबाइट। ऑप्शन इंग्लिश में सुन लीजिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन? ऑप्शन ए केबी अर्थात किलोबाइट, ऑप्शन बी गीगाबाइट, ऑप्शन सी टेराबाइट, ऑप्शन डी बिट्स। तो डी तो बिट सबसे छोटा है, हमको सबसे बड़ा बताना है कौन सा है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग उच्चतम इकाई, हाईएस्ट इकाई, तो टेराबाइट, टी अर्थात टेराबाइट, है ना। आप लोग रोबोट मूवी ज़रूर देखे होंगे। रोबोट में चिट्टी होता है, चिट्टी अपना प्रोसेसर, रैम सब बताता है। हेलो आई एम चिट्टी ऐसा करके बोलता है, आप लोग सुने होंगे। 1 टेराबाइट 1 GHz प्रोसेसर जो भी है वो बताता है। तो टेराबाइट के बाद भी और स्टोरेज की हाईएस्ट यूनिट है वो आपको पता होना चाहिए, और वो क्या है? तो P फॉर पेटाबाइट है, E फॉर एक्साबाइट है, Z फॉर जोटाबाइट है, यो फॉर वोटाबाइट है, योटाबाइट। सबसे हाईएस्ट यूनिट अगर आता है योटाबाइट, केबी, टीबी ये सब नहीं रहता है, तो आप किसको टिक करेंगे? योटाबाइट को टिक करेंगे। P फॉर पेटाबाइट याद रहना चाहिए आप लोगों को, आपके परीक्षा में पूछा जाता है। E फॉर एक्साबाइट, Z फॉर जोटाबाइट, यो फॉर वोटाबाइट, है ना। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। चैनल पर संचार डेटा की दर इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 117, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ कम्युनिकेशन डेटा ऑन द चैनल? ऑप्शन ए PBS, ऑप्शन बी BPS, ऑप्शन सी BSP, ऑप्शन डी BPS। देखिए हमारा बिलासपुर का ऑप्शन आ गया है BSP, है ना। तो ऐसा तो नहीं है भाई किसी प्रकार का, है ना। हमको पूछा गया है क्या? कम्युनिकेशन डेटा चैनल का जो रेट है यानी यूनिट है, इकाई, उसके बारे में। तो इसका सही आंसर होगा बीट्स पर सेकेंड, BPS। ठीक, बीट्स पर सेकेंड। BPS का पूरा नाम कभी पूछे तो भाई लिख लीजिएगा बीट्स पर सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 118 नंबर का क्वेश्चन, हु इन्वॉल्व द टर्म हाइपरटेक्स्ट? हाइपरटेक्स्ट शब्द का विकास किसने किया था? ऑप्शन ए यूजिन गारफील्ड, ऑप्शन बी बिल गेट्स, ऑप्शन सी टेड नेल्सन, ऑप्शन डी राज रेड्डी। तो ये बहुत पुराना और पहले से पढ़ते आ रहे हैं। टेड नेल्सन साहब हाइपरटेक्स्ट शब्द को सबसे पहली बार शब्द को दिए हैं। कब दिए हैं? तो 1963, 1963 में पहली बार ये शब्द आया था, है ना। क्वाइंड बाई करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप हाइपरटेक्स्ट, हाइपर मीडिया याद रखिएगा।
हाइपर मीडिया भी किसने दिया है, तो टेड नीलसन साहब ने दिया है। ठीक है। भारत में सबसे पहला कंप्यूटर का प्रयोग किस संस्था ने किया था? विच ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड कंप्यूटर फर्स्ट इन इंडिया? ऑप्शन ए DRTC, ऑप्शन बी इंसडॉक, ऑप्शन सी नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता, ऑप्शन डी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता। ऑप्शन ए था DRTC, दूसरा इंसडॉक, तीसरा राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता, चौथा भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कलकत्ता। तो किसी को पता हो तो बिल्कुल सही है, अवश्य बताएंगे आंसर आप। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में सबसे पहली बार कंप्यूटर का यूज़ किया गया। भारत में सबसे पहले कंप्यूटर प्रयोग किस संस्था ने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो ऐसी क्वेश्चन पूछता है, तो बिल्कुल आप याद रखिएगा। सबसे पहला कंप्यूटर किसके द्वारा यूज़ किया गया था? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि कहाँ स्थित है? कलकत्ता में स्थित है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन? 120 नंबर का क्वेश्चन। इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? ऑप्शन ए अल्टा विस्टा, ऑप्शन बी एक्साइट, ऑप्शन सी लाइकोस, ऑप्शन डी जो है उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सा क्या है? सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन पूछा है, सबके सब सर्च इंजन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं। 121 नंबर का क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय MIME? अर्थात MIME का पूरा नाम आपको बताना है। तो इसका पूरा नाम ऑप्शन ए है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ऑप्शन बी मेल इंटरनेट मोबाइल एक्सटेंशन, ऑप्शन सी माउस इनपुट मदरबोर्ड एक्सटेंशन, ऑप्शन डी मोबाइल इनपुट मेल एक्सटेंशन। हिंदी में बहुउद्देशीय मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ऑप्शन बी मेल इंटरनेट मोबाइल एक्सटेंशन, ऑप्शन सी माउस इनपुट मदरबोर्ड एक्सटेंशन, ऑप्शन डी मोबाइल इनपुट मेल एक्सटेंशन। तो इसका सही आंसर होगा मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप लोग टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 122 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल्स यूजर टू सर्च एंड ब्राउज थ्रू ऑल द रिसोर्स ऑफ लाइब्रेरी बाय रिप्लेसिंग द ट्रेडिशनल ओपेक टू इंक्लूड कैटलॉग, रिकॉर्ड्स, डिजिटल लाइब्रेरी आइटम्स, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी, अदर लाइब्रेरी कलेक्शंस एंड रिसोर्सेज। निम्नलिखित में से कौन से उपयोगकर्ता को पारंपरिक ओपेक का प्रतिस्थापित कर सभी पुस्तकालय संसाधनों जैसे कैटलॉग, अभिलेख, डिजिटल पुस्तकालय आइटम, संस्थागत रिपोजिटरी, अन्य पुस्तकालय संग्रह और संसाधन को खोजने को और ब्राउज करने में सक्षम बनाता है? ऑप्शन ए इन्वीनियो, ऑप्शन बी कोहा, ऑप्शन सी व्यू फाइंड, ऑप्शन डी ओमेका। तो इसका सही आंसर क्या है? किसी को पता हो तो आप बता सकते हो। इसका सही आंसर है व्यू फाइंड। व्यू फाइंड एक रिसोर्स डिस्कवरी सिस्टम है, जिससे नाम से ही समझ आ रहा है, रिसोर्स डिस्कवरी सिस्टम, खोजने का एक सिस्टम है ना, आप लोग को पता होगा, जिसमें ये सब ट्रेडिशनल कैटलॉग्स वगैरह जो हम ओपेक यूज़ करते थे उसको रिप्लेस कर दिया है। आजकल ये सभी डिजिटल लाइब्रेरी में यूज़ किया जाता है। व्यू फाइंड सबसे पहली बार जुलाई 2010 में यूज़ किया गया था। विलानोवा यूनिवर्सिटी के द्वारा रिलीज़ किया गया था। ये पूछा जाता है नेट के एग्ज़ाम पे, तो आप लिख लीजिएगा, है ना। विलानोवा यूनिवर्सिटी के द्वारा रिलीज़ किया गया था। कब किया गया था? तो जुलाई 2010 में रिलीज़ किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 123 नंबर 123 नंबर का क्वेश्चन। SQRC स्टैंड्स फॉर, SQRC का पूरा नाम क्या है? स्मॉल क्विक रिस्पॉन्स कोड, सिंगल क्विक रिस्पॉन्स कोड, सिक्योर क्विक रिस्पॉन्स कोड, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप QR कोड थोड़ा बहुत जानते होंगे तो इसका आंसर आप लोगों को ऐसे ही पता होगा। सिक्योर क्विक रिस्पॉन्स कोड इसका सही आंसर है। हमारे सब्जेक्ट में ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। हमारे सब्जेक्ट में QR कोड, बार कोड, ये सब आपका एक अलग से टॉपिक है जिसके बारे में हमको पढ़ना होता है। उसमें हम QR पढ़ते हैं, QR में हम SQRC के बारे में पढ़ते हैं। QR का अगर फुल फॉर्म किसी भी स्टूडेंट्स को पता हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 124। PGP स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन ए प्रीटी गुड प्राइवेसी, ऑप्शन बी पोस्ट गुड प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी प्रीटी ग्रैंड प्राइवेसी, ऑप्शन डी प्री गुड प्रोटोकॉल। 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर होगा प्रीटी गुड प्राइवेसी। PGP का पूरा नाम क्या होता है? प्रीटी गुड प्राइवेसी। ठीक है, टिक कर लीजिएगा। 1991 में आया था, एक इंक्रिप्शन प्रोग्राम है, ये भी याद रखिएगा। कब आया था? 1991 में आया था। और एक इंक्रिप्शन प्रोग्राम है, जानते होंगे आप लोग, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, है ना।
क्रिप्टोग्राफिक प्राइवेसी के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, 1991 इंक्रिप्शन प्रोग्राम है क्या, प्रेटी गुड प्राइवेसी। आगे चलते हैं 125 नंबर का क्वेश्चन। ओमिनी पेज एक ब्लैंक है। ओमिनी पेज इज ऑप्शन ए इमेज सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी रिमोट लॉगिन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी ओसीआर सॉफ्टवेयर। तो ओमिनी पेज क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओसीआर क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 126 नंबर का क्वेश्चन। कम्युनिटीज इज अ कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। समुदाय निम्नलिखित में से किस डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का एक घटक है। ऑप्शन ए जीएसडीएल, ऑप्शन बी डी स्पेस, ऑप्शन सी फेडोरा, ऑप्शन डी आईकोर। तो डी स्पेस इसका सही आंसर होगा। डी स्पेस का पूरा नाम होता है ड्यूरा स्पेस, है ना। और जीएसडीएल का नाम ग्रीन स्टोन डिजिटल लाइब्रेरी। ये याद रखिएगा आप लोग, आने वाले भविष्य में जो भी परीक्षाएं होने हैं उसमें भी पूछ सकता है। ठीक है, 127 नंबर का क्वेश्चन। मार्क में संबंधित ग्रंथ सूची विवरण उपलब्ध होता है। द कंप्लीट बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स इन मार्क आर अवेलेबल इन, किस में अवेलेबल होता है मार्क में। तो ऑप्शन ए है लेडर, ऑप्शन ई है कंट्रोल फील्ड, ऑप्शन सी है वेरिएबल फील्ड, ऑप्शन डी रिकॉर्ड डायरेक्शन। तो इसका सही आंसर है वेरिएबल फील्ड। अगर आप लोगों ने कभी भी कोहा सोल यूज़ किया होगा तो बिल्कुल देखे होंगे आप, मार्क फॉर्मेट यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 128। ऑन्टोलॉजीज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। ऑप्शन ए लेबल, डायरेक्टरी, डेटा एंड सेपरेटर, ऑप्शन बी सब्सटेंस, एट्रीब्यूट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ऑप्शन सी एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, रिलेशंस एंड फंक्शन, ऑप्शन डी कॉन्सेप्ट्स, इंस्टेंट्स, रिलेशंस एंड एक्सियोम्स। ऑन्टोलॉजी में कौन कौन से घटक होते हैं ये पहचानना है। हिंदी में लेबल, निर्देशिका, डेटा और विभाजक, ऑप्शन बी पदार्थ, गुण, संबंध और कार्य, ऑप्शन सी इकाइयां, गुण, संबंध और कार्य, ऑप्शन डी अवधारणाएं, उदाहरण, संबंध और सिद्धांत। तो इसके सही आंसर क्या होंगे, कॉन्सेप्ट, इंस्टेंस, रिलेशंस एंड एक्सियोम इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 129 नंबर का क्वेश्चन। व्हेन अ क्रैकर अटेम्प्ट टू मिसयूज और स्टेल डेटा फ्रॉम सिस्टम इट इज कॉल्ड। हिंदी में जब कोई क्रैकर सिस्टम से डेटा का दुरुपयोग या चोरी करने का प्रयास करता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इंटरशंस, इंस्ट्रक्शंस, इंटरपोलेशंस, इंस्पेक्शन। तो इंटरशन कहा जाता है जिसे हिंदी में अतिक्रमण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 130 नंबर का क्वेश्चन। ability to read write and interact across a range of platforms, tools and media is called। विभिन्न प्लेटफॉर्मों, उपकरणों और मीडिया पर पढ़ने, लिखने और बातचीत करने की क्षमता को कहा जाता है। ऑप्शन ए डिजिटल लिटरेसी, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन लिटरेसी, ऑप्शन सी ट्रांसलिटरेसी, ऑप्शन डी माइक्रो लिटरेसी। हिंदी में डिजिटल साक्षरता, ऑप्शन बी सूचना साक्षरता, ऑप्शन सी ट्रांस साक्षरता, ऑप्शन डी सूक्ष्म साक्षरता। तो इसका सही आंसर है ट्रांस साक्षरता, एबिलिटी टू रीड, राइट एंड इंटरैक्ट अक्रॉस अ रेंज ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 131 नंबर का क्वेश्चन। ई शोध सिंधु इमर्ज बाय द मर्जर ऑफ, है ना, किन ई शोध सिंधु का उदय किसके विलय से हुआ है। कौन कौन सी वो तीन संस्थाएं हैं, कौन कौन से वो तीन नेटवर्क है जिनके मिलने से क्या बना है, ई शोध सिंधु बना है। तो ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ सेट में भी पूछा गया है और पहले के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। ये हमें पता होना चाहिए कि किनको किनको मिलाकर ई शोध सिंधु बना है। ऑप्शन ए इंडेस्ट, ऑप्शन बी इन्फोनेट, ऑप्शन सी निकनेट, ऑप्शन डी एनलिस्ट। इनमें से कोई तीन संस्था है, वो कौन कौन से तीन संस्था है, तो पहला है इंडेस्ट, दूसरा कौन सा है इन्फोनेट और तीसरा है एनलिस्ट। इन तीनों को मिलाकर क्या बनाया गया, ई शोध सिंधु बनाया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा है तीनों में है, ऑप्शन नंबर डी में है, ए बी और डी आर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 132 नंबर। इन्फ्रॉस किसका उदाहरण है, इन्फ्रॉस इज एन एग्जाम्पल ऑफ केस स्टडी, ऑब्जर्वेशन, सर्वे और एक्सपेरिमेंटेशंस। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये सर्वे का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 133 नंबर।
अ टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम बाय रिसर्चर इज नोन एज, एक शोधकर्ता द्वारा किसी समस्या का अस्थायी समाधान के रूप में जाना जाता है, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए वेरिएबल्स, ऑप्शन बी प्रिंसिपल्स, ऑप्शन सी रिजल्ट, ऑप्शन डी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस परिकल्पना, प्रकल्पना, उपकल्पना, बहुत सारा नाम है इसका, आप लोगों को पता होगा। तो एक ही चीज़ याद रखिएगा, हाइपोथेसिस जो होता है एक टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसमें नल हाइपोथेसिस होता है, आप लोग को पता होगा, है ना, जिसका वैल्यू 0 होता है ना। बहुत सारे हाइपोथेसिस के टाइप्स हैं, एम्पिरिकल हाइपोथेसिस है, तो इन सब चीज़ों को आप डिटेल में पढ़िएगा। जिनका भी सेट एग्ज़ाम अभी दिसंबर में जो होने वाला है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, रिसर्च से रिलेटेड है। तो टेंटेटिव सॉल्यूशन, जो प्रॉब्लम का टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है उसे क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 134 नंबर का क्वेश्चन। लोटकास लॉ इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है? फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ऑथर्स, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स, ऑप्शन सी काउंटिंग एंड साइटेड जर्नल्स बाय अदर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर क्या है लोटकास लॉ का? ऑप्शन नंबर ए, फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन ऑफ अथर एक होता है हमारा। क्वेश्चन पूछा जाता है लोटकास लॉ, ब्रैडफोर्ड्स लॉ, जिप्स लॉ, ये तीनों लॉ आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। आज लोटकास लॉ पूछा है तो कल ब्रैडफोर्ड्स लॉ पूछेगा, परसों जो है जिप्स लॉ पूछेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 135 नंबर का क्वेश्चन। इन रिसर्च मेथोडोलॉजी शेड्यूल आर यूज्ड फॉर, है ना, अनुसंधान पद्धति में अनुसूचियों का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए प्रेजेंटिंग हाइपोथेसिस फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशंस ऑफ ऑथर्स, ऑप्शन बी डेटा कलेक्शंस, ऑप्शन सी रिसर्च डिजाइन, ऑप्शन डी डिफाइन द प्रॉब्लम। तो किसके लिए करते हैं हम लोग शेड्यूल का यूज़? डेटा कलेक्शंस के लिए, है ना। एक डेटा कलेक्शन टूल है शेड्यूल, इंटरव्यू सुने होंगे आप लोग, ये सब पढ़े हैं। डेटा कलेक्शन टूल हमारे पास एक अलग से टॉपिक है ना। तो डेटा कलेक्शन टूल कहलाता है, क्या कहलाता है? शेड्यूल। शेड्यूल को हिंदी में अनुसूची कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 136 नंबर का क्वेश्चन। एक अध्ययन के शोध अभिकल्प में क्या शामिल नहीं होना चाहिए? व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन अ रिसर्च डिजाइन ऑफ अ स्टडी? ऑप्शन ए फाइंडिंग्स, ऑप्शन बी हाइपोथेसिस, ऑप्शन सी मेथोडोलॉजी, ऑप्शन डी स्कोप। तो फाइंडिंग्स क्या होता है? नहीं इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है, जांच परिणाम जो है ना। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज 137 नंबर का क्वेश्चन। व्हाट इज डेल्फी टेक्निक? इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम, इट इज़ अ मेथड ऑफ रिसर्च, इट इज़ अ टूल फॉर रिसर्च। डेल्फी तकनीक क्या है? ऑप्शन ए एक प्रोग्रामिंग भाषा है, या एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, या एक अनुसंधान की पद्धति है, या अनुसंधान के लिए एक उपकरण है। तो इसका सही आंसर है इट इज़ अ मेथड ऑफ रिसर्च, एक रिसर्च अनुसंधान की एक विधि है, एक शोध की एक विधि है डेल्फी टेक्निक, ठीक है। डेल्फी टेक्निक को किसने डेवलप किया था? ये भी कई बार पूछा जाता है। तो डेल्फी टेक्निक को डेवलप किया था प्रोजेक्ट रैन के थ्रू ड्यूरिंग जो 1950 से 60 के बीच डेवलप किया गया था। 1959 पे किसके द्वारा डेवलप किया गया था ये भी पूछा जाता है। ओलफ, है ना, ओलफ हेल्मर के द्वारा डेवलप किया गया था। इसके साथ दो और व्यक्ति थे, नॉर्मन डाल्की थे, निकोलस रिसर्चर, है ना, नाम भी याद रखने के लायक है। डेल्फी टेक्निक के बारे में आप स्पेशली सर्च कीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है डेल्फी टेक्निक के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 138 नंबर। बिब्लियोमेट्रिक्स, द टर्म बिब्लियोमेट्रिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। ये क्वेश्चन मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। मैंने पहले बिब्लियोमेट्रिक्स के बारे में, वेबोमेट्रिक्स के बारे में, बहुत सारे जितने भी मैट्रिक्स स्टडी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी हैं, टर्म्स हैं, इसको सबसे पहली बार किसने दिया, कब दिया, मैंने बताया छत्तीसगढ़ सेट एग्जाम से पहले। वो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट हुआ है छत्तीसगढ़ सेट में, और देखिए MP सेट में भी आया है। तो बिल्कुल याद रखिएगा बिब्लियोमेट्रिक्स किसके द्वारा दिया गया है? एलन प्रिचार्ड के द्वारा दिया गया है। इसमें और नाम है, आप लोग देख रहे हैं, है ना। तो ये जितने भी बिब्लियोमेट्रिक्स स्टडी का जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी टर्मिनोलॉजी है, जो भी टर्म्स को सबसे पहली बार जिसने यूज़ किया है, कब वो सबसे पहली बार यूज़ हुआ है, ये भी पूछा जाता है। तो मेरे एक यूट्यूब वीडियो पर है, मेरे चैनल के वीडियो पर जाके देखिएगा, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट वो वीडियो ट्रिक के थ्रू बहुत काम आएगा आपका, ठीक है। तो आप याद रखिएगा बिब्लियोमेट्रिक्स किसके द्वारा दिया गया है? एलन प्रिचार्ड के द्वारा दिया गया है। एलन प्रिचार्ड कब दिए हैं? तो 1969 में क्या दिए हैं? बिब्लियोमेट्रिक्स दिए हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, वेरी IMP क्वेश्चन है। बिब्लियोमेट्रिक्स, वेबोमेट्रिक्स सुने होंगे, साइनोमेट्रिक्स, है ना। आगे बढ़ते हैं PhD कैसे प्राप्त करें ग्रंथ के लेखक हैं। द ऑथर ऑफ द बुक हाउ टू गेट अ PhD इज ऑप्शन ए M मेयर, ऑप्शन बी AM फिलिप्स, ऑप्शन सी RA डे, ऑप्शन डी G वाटसन।
तो इसका सही आंसर क्या है, किसी को पता है तो बता सकते हैं। E.M. फिलिप्स साहब जो हैं, है ना, इस बुक के ऑथर हैं। ये बुक आपको ऑनलाइन में दिख जाएगा, देख सकते हैं आप लोग, है ना। स्टेले एम डेरेक एस पुगल। फर्स्ट पब्लिश कब हुआ था? 1987 में पहली बार ये किताब पब्लिश हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 140 नंबर का क्वेश्चन, द स्पाइरल प्रोसेस ऑफ द साइंटिफिक मेथड प्रोवाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। वैज्ञानिक विधि की चक्रीय प्रक्रिया निम्न में से क्या महत्व प्रदान करती है? ऑप्शन ए वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण एवं अवस्थाएं, ऑप्शन बी परिकल्पना की सूत्रबद्धता करना, ऑप्शन सी विषयों का निर्माण, ऑप्शन डी ज्ञान का निर्माण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्टेप्स एंड फेजेस इन साइंटिफिक मेथड। ऑप्शन ए वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण एवं अवस्थाएं। इसमें आप लोग को पता होगा साइंटिफिक स्पाइरल साइंटिफिक मेथड किसने दिया है? अगर पता है तो कमेंट कीजिए। नादिर, जेनिथ, असेंडेंट, डिसेंडेंट, ये प्रोसेस आप पढ़े होंगे तो बिल्कुल जान रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 141 नंबर का क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय लाइब्रेरीज टू प्रोवाइड द सर्विस टू एक्सेस फॉर विजन इम्पायर्ड यूजर्स। ठीक है, हिंदी में देखिए, दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं को अभिगम्यता सेवाएं प्रदान करने के लिए पुस्तकालयों द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे सामान्य प्रकार का सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो यहाँ पर फंस गए हैं हमको एक सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं बताना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, जॉस, ड्रैगन नेचुरली स्पीकिंग, ऑप्शन सोल सी है, ऑप्शन डी कोहा। इसमें से जो 2 ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो किसके लिए यूज़ किया जाता है? विजुअल इम्पायर्ड यूजर्स के लिए। तो ऑप्शन है जॉस और ड्रैगन नेचुरली स्पीकिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ए और बी जो है, जॉस और ड्रैगन नेचुरली स्पीकिंग, है ना, ये यूज़ किया जाता है किनके लिए? विजुअल इम्पायर्ड यूजर्स के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 142 नंबर का क्वेश्चन, यूजीसी द्वारा 1957 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की अध्यक्षता में स्थापित समिति के अनुसार कॉलेज और विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों के विकास के बारे में बताए गए स्टाफ फार्मूले के अनुसार 1 वर्ष में प्रत्येक 6000 वॉल्यूम के लिए एक व्यक्ति जोड़ने की आवश्यकता कौन से विभाग में है? ऑप्शन ए परिसंचरण विभाग, ऑप्शन बी संदर्भ विभाग, ऑप्शन सी बुक विभाग, ऑप्शन डी नियतकालिक विभाग। अकॉर्डिंग टू द स्टाफ फॉर्मूला ऑफ यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन 1957, विच सेक्शन नीड टू हैव 1 person फॉर एवरी 6000 वॉल्यूम्स एडेड इन अ लाइब्रेरी। तो कौन सा विभाग है, कौन सा सेक्शन है? सर्कुलेशन सेक्शन, रेफरेंस सेक्शन और बुक सेक्शन और पीरियोडिकल सेक्शन। इसका सही आंसर होगा बुक सेक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 143 नंबर का क्वेश्चन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इफ्ला से रिलेटेड क्वेश्चन है। इंटरनेशनल फेडरेशंस ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस, इनके अनुसार, है ना, क्या इनके अनुसार भाई? देयर शुड बी 1 पब्लिक लाइब्रेरी आउट ऑफ हाउ मच पॉपुलेशन, है ना, कि एक जो भी लाइब्रेरी है वो कितनी जनसंख्या के अंदर होनी चाहिए। हिंदी में सुन लीजिए, इफ्ला के मानक के अनुसार कितनी जनसंख्या में एक सार्वजनिक पुस्तकालय होना चाहिए, ये मैं पढ़ाया हूँ, है ना। तो इसका सही आंसर होगा 3000, है ना। 3000 पब्लिक के बीच एक लाइब्रेरी होना चाहिए, 3000 जनसंख्या के बीच एक पब्लिक लाइब्रेरी होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 144 नंबर का क्वेश्चन, ग्रंथना इंडियन जर्नल ऑफ लाइब्रेरी स्टडीज किसका प्रकाशन है? ग्रंथना इंडियन जर्नल ऑफ लाइब्रेरी स्टडीज इज अ पब्लिकेशन ऑफ, ऑप्शन ए दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन बी राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ऑप्शन सी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर। तो ये मैं पढ़ाया हूँ, है ना, ये बहुत अच्छे से मेरा एक वीडियो है राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन का जो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, उससे आप बिल्कुल देख लीजिएगा। वहाँ से आपको राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन से इम्पॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स हैं वो मिल जाएंगे। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा ग्रंथाना पब्लिश होता है, 1990 से पब्लिश हो रहा है। इसका फ्रीक्वेंसी है बाई मंथली, ठीक है, बाई एनुअल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 145 नंबर का क्वेश्चंस। अब इधर जो क्वेश्चंस हैं वो अजर्सन रीजन वाले क्वेश्चंस हैं। अजर्सन रीजन वाले क्वेश्चंस अगर डेप्थ आप पढ़े हैं तो बहुत अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, अब चलिए पढ़ते हैं हिंदी में। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एग्रिस पूरी दुनिया में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा प्रस्तुत ग्रंथ सूची को प्राप्त करने, एकीकृत करने और संसाधित करने के लिए एक कंप्यूटर आधारित विकेंद्रीकृत प्रणाली है। कथन दूसरा है, जनवरी 1980 में एग्रिस सुचारू रूप से कार्यान्वित हुआ। इंग्लिश में देख लीजिए, देयर आर 2 स्टेटमेंट्स। एग्रिस स्टेटमेंट 1 है, एग्रिस इज अ कंप्यूटर बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम फॉर रिसीविंग, इंटीग्रेटिंग एंड प्रोसेसिंग बिब्लियोग्राफिक डेटा सबमिटेड बाय नेशनल एंड रीजनल सेंटर ऑल ओवर द वर्ल्ड।
स्टेटमेंट 2 है एग्रिस बिकम ऑपरेशनल इन जनवरी 1980। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा है? तो इसमें जो दूसरा है वो गलत है, एग्रिस 1980 से नहीं है, तो आप याद रखिएगा ये सही है पहला स्टेटमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाए कथन 1 सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 146 नंबर का क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथन को पहचानिए। दिए गए 2 कथन है। कथन 1 जो है अभिलेखागार को निर्माता रूप, वैध उपयोग, संकलन की स्थिति, विषय वस्तु, महत्व और कालानुक्रमिक सीमा के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। वो कथन दूसरा जो है सूची भंडार अभिलेखागार का एक लिखित या मुद्रित विवरण है या अभिलेखागार की जानकारी या स्टॉक रजिस्टर खोजने में सहायता करता है। देयर आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 आर्काइव आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द क्रिएटर फॉर्म, legitimate use, state of compilation, subject matter importance and chronological limit. Statement 2 an inventory is a written or printed description of archive. It is an aid to find information or stock register of archives. तो ये क्या है? दोनों कथन जो है सही है। ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं। 147 नंबर का क्वेश्चन है एटीरा लाइब्रेरी इज रिलेटेड विद प्रोवाइडिंग सर्विस टू टेक्सटाइल एंड अलाइड इंडस्ट्रीज यूजर्स। स्टेटमेंट 2 है एटीरा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर इज द फर्स्ट टू स्टार्ट द इंडस्ट्री ओरिएंटेड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस इन इंडिया। इसके भी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, आप एटीरा के बारे में सर्च कर सकते हैं, आपको स्टेटमेंट समझ आ जाएगा, मिल जाएगा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं 148 नंबर का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मोस्ट कम्प्रीहेंसिव बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंजीनियरिंग रिसर्च फॉर सर्चिंग आर्टिकल्स ऑफ इंजीनियरिंग जर्नल्स एंड कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग। वैज्ञानिक और तकनीकी इंजीनियरिंग अनुसंधान में पत्रिकाओं और सम्मेलन के लेख शोधन हेतु सबसे व्यापक ग्रंथात्मक डेटाबेस कौन सा है? ऑप्शन ए जियोबेस, ऑप्शन बी कंपोडेक्स, ऑप्शन सी इंकोपास, ऑप्शन सी हाइपरटेंट्स। है ना, तो आपके पास 4 ऑप्शन है ना। 4 ऑप्शन में आप में कौन कौन सा सही है पहचानना है। तो 2 सही है, परंतु 1, 3 तथा 4 जो है गलत है। इसका एक ही जो सही है वो दूसरा ही सही है। आप लोग इसके बारे में देखे होंगे, आपको पहले भी पूछा गया कंपोडेक्स किसका डेटाबेस है करके, तो ये इंजीनियरिंग का। तो इस दूसरा का किस में ऑप्शन है देख लीजिए, ऑप्शन सी में है, दूसरा सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 149 नंबर का क्वेश्चन। 149 नंबर का क्वेश्चन इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम आइनीज इज अ प्लान्ड एंड ऑपरेटेड बाय। हिंदी में सुन लीजिए, इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम का नियोजन और संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो आप लोग को पता होगा इंटरनेशनल, ऑप्शन ए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ऑप्शन बी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इसका सही आंसर है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन 150 नंबर का क्वेश्चन जो है द पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम इन आंध्र प्रदेश इज acclaimed to be the oldest among the public libraries in India has the personal पॉलिसीज एज फॉलोज। आंध्र प्रदेश में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली, जिसे भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय में सबसे पुराना माना जाता है, निम्नलिखित क्रमिक नीतियों का पालन कर रही है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय एक्ट 1960, आंध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय नियम 1961, आंध्र प्रदेश जिला ग्रंथालय संस्था स्टाफ मैनुअल, और चौथा ऑप्शन आंध्र प्रदेश सरकार के अवाधित निर्देश और आदेश। ऑप्शन 5वां राज्य में आंध्र प्रदेश ग्रंथालय परिषद और जिला ग्रंथालय संस्था के नीतिगत निर्णय। ये हमारे पास 5 ऑप्शन है, इसमें से क्या सही है, कौन सा कैसे चलता है, ऊपर लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन में, है ना। नीतियों का पालन कर रहा है, तो ये 5 नीति नियमों का पालन कर रहा है। ठीक है, इस तरह से हम टोटल फिर से 50 क्वेश्चन पार्ट 2 में कंप्लीट कर लिए हैं। मध्य प्रदेश सेट 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है। आज नया नोटिफिकेशन आया, आप लोगों को पता होगा MP सेट का एग्ज़ाम 15 दिसंबर को होना है। तो बिल्कुल बहुत सतर्क रहिए, क्योंकि समय कम है आपके पास और केवल एक ही महीना बचा है लगभग। तो MP सेट की बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। उम्मीद है MP सेट एग्ज़ाम होने से पहले मैं बहुत सारे वीडियोस डालूंगा जो आपके बहुत काम आएंगे। वो मैराथन्स डालूंगा जिससे आपके क्वेश्चंस कुछ उसमें आ सके, और बहुत सारी तैयारियां हैं मेरी जो आप सभी के समक्ष मैं प्रस्तुत करूंगा। आज के लिए केवल इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए साथियों अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, धन्यवाद।